नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उसके ठीक पहले पीएम मोदी इस वक्त दक्षिण भारत का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आज पीएम ने तमिलनाडु और केरल में चुनावी रैलियां की। वहीं थोड़ी देर में वो तेलंगाना में एक रोड शो करने वाले हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन साउथ की। आज केरल के पथानामथिट्टा में प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक सभा में शिरकत की। उन्होंने केरल की सरकार को भ्रष्ट और नाकाबिल बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार के होने का बहुत बड़ा नुकसान यहां सभी लोगों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने केरल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे और दिल्ली में गठबंधन करने वाले कांग्रेस और वामपंथी दलों पर भी निशाना साधा। यहां आपके सामने कांग्रेस वाले लेफ्ट सरकार को फांसीवादी कहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कांग्रेस को घोटालेबाज पार्टी कहते हैं। और फिर दिल्ली में ये लोग आपस में मिलकर गठबंधन कर लेते हैं। कांग्रेस और लेफ्ट इन दोनों ने ही केरला को खूब ठगा है। इस खेल को केरला के लोग अब समझ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को पुरानी सोच रखने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि जब संसद में 3 तलाक का कानून पास किया जा रहा था तब कांग्रेस और वाम दलों ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी अभी तक 19वीं सदी की सोच के साथ ही चल रही है। एलडीएफ भी एक विलुप्त और आउटडेटेड विचारधारा पर आश्रित है। इन दोनों का कल्चर भी केरला की महान परंपराओं और केरला की प्रगतिशील जनता की विचारधारा से बिल्कुल उलट है। ये लोग संसद में, आप सोचिए 21वीं सदी में ये लोग संसद में 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बन रहा था उसका विरोध कर रहे थे। ये लोग ओबीसी कमीशन का विरोध करते हैं। ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना है तो उसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के चुनावी अभियान के तहत पहली जनसभा को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में संबोधित किया। पीएम ने राज्य की सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जहां देश को डिजिटल इंडिया जैसी उपलब्धियां दी, वहीं डीएमके कांग्रेस ने 2G घोटाला किया। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके
करोड़ों के स्कैम होते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर और 5G दिया, हमारे नाम पर डिजिटल इंडिया स्कीम है, इंडिया अलायंस के नाम पर लाखों करोड़ रुपए का 2G का स्कैम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर तमिलनाडु की संस्कृति का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लाइव दिखाने पर डीएमके ने रोक लगाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जल्लीकट्टू पर जो रोक लगी थी उसे हटाने का प्रयास किया है। डीएमके तमिलनाडु के अतीत की, उसकी विरासत की भी दुश्मन है। डीएमके ने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखने तक पर रोक लगाने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगानी पड़ी थी। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जल्लीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जल्लीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जल्लीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। पीएम मोदी ने बीजेपी 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा दिया है, और अगर बीजेपी को यह करके दिखाना है तो दक्षिण भारत में चुनावी सफलता बहुत बहुत जरूरी है। पीएम लगातार दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में चुनावी रैली संबोधित करने के बाद वो अब से थोड़ी देर में हैदराबाद में रोड शो करने जा रहे हैं। आखिर पीएम मोदी का मिशन साउथ है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बेंगलोर में रहते हैं वो। हेमंत जी, आपका डीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह से जी नमस्कार, आज जिस तरह से पीएम मोदी ने तूफानी दौरे की शुरुआत कर दी है दक्षिण भारत की, और जो पीएम का जो नारा है वह है कि बीजेपी 370 प्लस और एनडीए 400 के पार, और जब हम इस आंकड़े की बात करते हैं तो बिना दक्षिण भारत में सफलता मिले यह आंकड़ा पार करना मुश्किल लगता है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? प्रकाश जी नमस्कार जी। ऐसा है, कुल मिला के पूरे दक्षिण भारत में 136 लोकसभा सीटें हैं जी। 20 सीट है केरल में, बिल्कुल 40 सीट है तमिलनाडु में जी, 28 सीट है कर्नाटक में, 17 सीट है तेलंगाना में। कुल मिला के 136 सीट पूरे दक्षिण भारत में जी। नंबर 1 जी। नंबर 2, आपने ठीक कहा, अगर 370 को पार करनी है भारतीय जनता पार्टी अकेले और एनडीए 400 पार करनी है, तो कम से कम अभी भारतीय जनता पार्टी का ये कोशिश है कि पूरे दक्षिण भारत में कम से कम 40 से 45 सीट्स लेनी है करके जी, बिटवीन 40 एंड 45 सीट्स लेना है करके उनका एक संकल्प लक्ष्य होना है। चाहिए जी। इसलिए ये लक्ष्य होना चाहिए, मतलब है ऐसे जी। इसलिए पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार दक्षिण भारत की दौरा कर रहे हैं। नंबर 2 नंबर 3 बहुत बड़ी मात्रा में एक जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में, बिल्कुल, जिसमें 28 में 25 सीट जीत गई थी 2019 में, ठीक है जी। अब कितना हो सकता है देखेंगे कर्नाटक में, लेकिन मुझे लगता है कि अब केरल का मैं भाषण सुन के आया, मैं अभी तमिलनाडु का भाषण सुन रहा हूं मैं अभी। उनका पुश क्या है केरल में? देखिए, ट्रेडिशनली मैं 35 साल से मैं पत्रकार हूं, मैं कवर कर चुका हूं जी। तमिलनाडु और केरला एक अनोखा राज्य है। इसलिए मतलब क्योंकि द पॉलिटिक्स इज टोटली पोलराइज्ड बिटवीन एलडीएफ एंड यूडीएफ। बिल्कुल, तीसरा पार्टी अंदर जाना बहुत मुश्किल है जी। हाँ,
बहुत मुश्किल से एक सीट हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली में, वो राजगोपाल जीत गए थे, एमएलए बनकर आए थे। वैसे ही तमिलनाडु में द्राविड़ मुनेत्र कळगम या ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ मुनेत्र कम, डीएमके एडीएम के बीच में जो तीसरा पार्टी जाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसलिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले संकल्प किए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए करके। और इनका देखिए भारतीय पीएम का जो भाषण का ये थीम देखिए, बिल्कुल केरल की जनता एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से भी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से भी थक चुके हैं। अच्छा, आपने जो बात की, आपने कहा कि 40 से 45 सीटों का लक्ष्य होना चाहिए, आपने कहा 136 सीटें। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 25 सीटें कर्नाटक से हैं, 4 सीटें तेलंगाना से हैं, तो इस स्थिति में 29 सीटें हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा हम जब बात करते हैं कि ये जो 11 से लेके 16 सीटें जो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, जो पाना है बीजेपी को, ये कहां से आ सकती हैं? आपको कहां से आती हुई दिखाई दे रही है? आंध्र प्रदेश में नारा चंद्रबाबू नायडू का साथ उनका गठबंधन है। पवन कल्याण भी आ गए, पवन कल्याण भी आगे हैं। तो 3 सीट 4 सीट 5 सीट ऐसे से निकल के, और केरल में 4-5 सीट अगर निकल के आ जाते हैं, और तमिलनाडु में 4-5 सीट निकल के आ जाते हैं, तो कम से कम। वैसे जो आप कह रहे हैं, कल एक सर्वे आया CNN न्यूज 18 का, उसने तेलंगाना में बीजेपी के लिए दावा किया कि 17 में से 8 सीटें आ सकती हैं। 7 या 8 सीट आ सकता है, 7 या 8 सीट आ सकता है। अगर 22 से 24 सीट तक अगर बीजेपी जीत हासिल करती है कर्नाटक में, और केरल में 4-5 और तमिलनाडु में 4-5, तो कितना हो गया? 24 प्लस 7 31 प्लस 4 35 प्लस 4 39, 40 सीट तक आ गया, मतलब नजदीक आ गया। अच्छा, कन्याकुमारी में जहां रैली करी है पीएम मोदी ने, उस जगह पर भी माना जा रहा है कि बीजेपी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। कन्याकुमारी में भी, कन्याकुमारी बहुत स्ट्रांग है पार्टी, उधर बहुत मेहनत किए हैं, हजारों कार्यकर्ताओं जी हजारों कार्यकर्ता सालों से, वर्षों से जान लगाकर काम करके आए हैं, मेहनत किए हैं, और इस बार सफलता जीत हासिल करने की संकल्प किया है। नंबर 1। नंबर 2, केरल में तो ऐसे मर्डरस पॉलिटिक्स तमिलनाडु में तो नहीं है, लेकिन केरल में बड़ी संख्या में हमारे स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू कार्यकर्ता बलिदान दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि वो बलिदान हम वेस्ट होने नहीं देंगे। आज हम उसको हम उसको न्याय दिलवाएंगे और जीत हासिल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है केरल में, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, आज ये बात पीएम मोदी ने कही भी कि यहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कॉलेज में पढ़ने वाला युवा सुरक्षित नहीं है, और तो और जो चर्च के पादरी हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। ये कहने का क्या संदेश पीएम मोदी ने दिया है? इसका मतलब यह है कि डोंट ट्रस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, वो विकास नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड वो मर्डरस पॉलिटिक्स करने वाले हैं, मर्डरस पॉलिटिक्स, क्योंकि वो चर्च का पादरी और ये प्रोफेसर, मुस्लिम प्रोफेसर जो कॉपी कर रहे थे, छात्र कॉपी कर रहे थे, उनको पकड़ा गया, उसका हाथ काट दिया। बिल्कुल, फैसला भी आया उस पर भी। तो ये दिस इज केरला पॉलिटिक्स। तो इससे छुट्टी मिलना चाहिए जनता को छुट्टी मिलना चाहिए। और आज पीएम मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा केरल में है उसे बहुत जमकर उठाया है। हमारे साथ दूसरे मेहमान समीर चौगांकर जुड़ चुके हैं। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर जी का परिचय मैं करवा दूं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। समीर जी, आपका स्वागत है। और जैसा कि मुझे बताया गया है, थोड़ी देर में समीर चौगांकर जुड़ने वाले हैं। हेमंत जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जब हम तमिलनाडु में जो पीएम मोदी का भाषण सुन रहे थे, तो इसमें 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही उन्होंने। एक बात उन्होंने कही, राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब इंडिया अलायंस के नेताओं ने उसका बहिष्कार किया। दूसरी बात उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि मैं उसके पहले दक्षिण भारत में मंदिरों के दर्शन कर रहा था। फिर एक उन्होंने जो आरोप लगाया, जो काफी हद तक सही भी है, कि डीएमके ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह, जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, उसको रोकने की कोशिश की।
फिर उन्होंने सेंगोल का मुद्दा उठाया, फिर उन्होंने जलीकट्टू का मुद्दा उठाया। ये जो मुद्दे उठाए हैं, जो सनातन धर्म को जो लोग मानते हैं, उनसे भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसका असर 2024 के चुनाव में खासकर तमिलनाडु में कितना दिख सकता है? आई वॉज अबाउट टू टेल यू दैट जी। इसमें इस चुनाव में ये सेंगोल को लेकर राम मंदिर की लाइव टेलीकास्ट को बहिष्कार करने का ये उन्होंने निर्णय लिया था, उसको लेकर बहुत बड़ा परिणाम मिलने वाला है, मतलब होने वाला है डीएमके के ऊपर, बहुत भारी पड़ने वाला है मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि ऑल दिस आर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि तमिलनाडु के कल्चर जो है, देखिए इतना असर पड़ गया है जनता के मन में, तमिलनाडु के मन में। जनवरी 22 को जो प्राण प्रतिष्ठा से पहले जी उन्होंने रामेश्वरम गया था, उन्होंने कन्याकुमारी गया था, उन्होंने तमिलनाडु में कई मंदिरें गए थे, जहां जहां राम का जो बिल्कुल पद चिन्ह है वहां पर गए थे। वो भक्ति भाव है। ये नरेंद्र मोदी जी का एक अनोखा सिस्टम है, कल्चर है कि लोकल फैक्टर्स को आप हाईलाइट करो, लोकल फैक्टर्स को टच करो, तब यू कैन स्ट्राइक ए राइट कॉर्ड विद द पीपल। मैं जानता हूं, मुझे जानकारी है, क्योंकि कर्नाटक के उनके जब भी उनका दौरा होता है कर्नाटक में चुनाव के समय में, 18 के चुनाव में, 19 के चुनाव में का जब भी दौरा होता है, और जो शिवमोगा में एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के लिए आया था, मेरा जिम्मेवारी था, मेरा दायित्व था कि उनको लोकल फैक्टर्स के बारे में भाषण बिंदु देने का जिम्मेवारी मेरा था। मैं दे चुका हूं। लोकल फैक्टर्स, लोकल स्वामी जी, लोकल मंदिर, लोकल एमिनेंट पर्सनालिटीज, लोकल लिटरेरी पर्सनालिटीज, इनको सबको जिक्र करके ही विल स्ट्राइक ए राइट कॉर्ड विद द पीपल। जनता को लगता है कि अरे हमारे प्रधानमंत्री ये मंदिर के बारे में बोले, वो मंदिर के बारे में बोले, वीरांगनाओं के बारे में बोलते हैं, वो वहां के नायकों के बारे में बोलते हैं। एग्जैक्टली, फ्रीडम फाइटर्स। मुझे याद है, मुझे स्मरण है कि जब पिछली चुनाव में मैं सुब्रमण्य भारती का मैंने जिक्र करवाया था, सुब्रमण्य भारती का नाम लिया उन्होंने, और कोयम्बटूर में जब भाषण किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, उधर एक मंदिर है 10 किलोमीटर, मरुदामलई मुरुगा टेम्पल, उन्होंने जिक्र किया। लोगों ने इतना चिल्लाया खुशी से, क्योंकि जब क्या होता है, जब प्रधानमंत्री, बिल्कुल, जब आप स्थानीय लोक नायकों का जब जिक्र करते हैं तो उसका तो असर पड़ता ही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि तमिलनाडु में जो डीएमके के नेता लगातार, एक सीरीज है पूरी जो शुरू होती है सनातन धर्म के अपमान से लेकर, और लगातार एक के बाद एक अपमान करते जाते हैं। कोर्ट भी इनके खिलाफ बोलता है, लेकिन ए राजा भी सारी हदें पार कर देते हैं। वो श्री राम के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। तो क्या इसका नुकसान डीएमके और इंडिया अलायंस को उठाना पड़ सकता है, ना केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे दक्षिण भारत में भी, कुछ इलाकों में, कुछ खास जगहों? आपने मेरा मन में जो, मतलब मेरे मुंह में जो बात था वो छीन लिया आपने। देखिए, जनता चुप बैठने वाली नहीं है, जनता समझदार है। मैं कल भी यही कहा, जनता समझदार है, मतदाता प्रबुद्ध है। वो सोचते हैं, समझते हैं वो कौन क्या है करके। अरे इतना अपमान करके आप नहीं निकल जा सकता है। इतना अपमान किया आपने सनातन का, इतना अपमान किया राम का, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पीपल विल नॉट अलो दिस पीपल टू सिट क्वाइट। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है, और जनता इसका बदला लेने वाले हैं। जनता का बदला मतलब थ्रू बैलेट बॉक्स बदला लेने वाले। तो इसका मतलब है, जब, इसलिए मोदी जी जानता है, इसलिए वो लोकल फैक्टर्स को, कल्चर को, ट्रेडिशन को, परंपरा को, इतिहास को वो दौरा करता है। मुझे स्मरण है प्रकाश जी, जब उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु में जो गया था, महाराज का नाम लिया उन्होंने, उधर राजा का नाम लिया। लोग इतना है, अरे लोग बात करना शुरू करता है, तारीख तक कैसे मालूम है कौन है क्या है करके, तो उसको खुशी होता है, मन से खुशी होता है। बोलते हैं कि अरे यार, हमारे प्रधानमंत्री हमारे गांव के बारे में बोले, किया, हमारा संस्कृति का
अभी देखिए, आपने सुना होगा जल्लीकट्टू के बारे में बात किया। जी जी। सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था केंद्र सरकार ने संस्कृति का, तो उसको हम रोकने नहीं देंगे, ऐसा किया था। तो जब वो ऐसा जब बात करता है तो लोगों को दिल में बैठ जाता है। बिल्कुल। दिस इज व्हाट नरेंद्र मोदी का जो संस्कृति है, नरेंद्र मोदी जी का एक यूनिक अप्रोच है। ये बारीक से बारीक तक, मतलब वो पूछता है, मेरे से पूछता है कि वो मंदिर का इतिहास क्या है, ये मंदिर का बैकग्राउंड क्या है, ये स्वामी जी का ये क्या कौन है, लिटरेरी पर्सनालिटी कौन है, इस शहर में, इस इलाका में कौन है, फ्रीडम फाइटर कौन है, ये सब, मतलब ही वांट्स ऑल डिटेल्स। जितना डिटेल्स हम दे सकते हैं तो देते थे। तो इसलिए ही इज अभी मुझे सुना, उन्होंने स्वाति तिरुनाल का नाम जिक्र किया। स्वाति तिरुनाल वाज द ग्रेट महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, और ही वाज आल्सो ए ग्रेट म्यूजिशियन। वो बहुत बड़ा संगीतकार भी है। स्वाति तिरुनाल किसको मालूम है? स्वाति तिरुनाल जो संगीत क्षेत्र में है, उनको जानते हैं। कर्नाटक म्यूजिक में जो है वो जानते हैं, लेकिन स्वाति तिरुनाल किसको मालूम है? तो लेकिन ये स्वाति तिरुनाल का नाम प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, जब आप दक्षिण की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो पिछले कुछ एक साल में हमने देखा है कि जो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, वो उत्तर और दक्षिण को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा बयानों के अंदर एनडीए अलायंस के नेताओं के बयानों में आता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को अगर हम देखते हैं तो लगातार वो उत्तर और दक्षिण को जो एक है, हम उसे और भी ज्यादा, उस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से वहां मंदिरों का दौरा करते हैं, तमिल संस्कृति, कन्नड़ संस्कृति, आंध्र की संस्कृति, केरल की संस्कृति की वो बात करते हैं, बनारस के अंदर जो तमिल संगमम होता है। तो ये दोनों अप्रोच में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, ये दक्षिण भारत अलग सा राष्ट्र बनना चाहिए, ऐसा एक बयान उन्होंने दिया था। कौन है? डीके सुरेश और डीके शिव कुमार के छोटे भाई, उन्होंने दिया था कि एक बजट के समय में उन्होंने दिया था। देखिए, हम ये मानने वाला है कि अन्य भाषा, अन्य वेश, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आप। हाँ, तो ये हम मानने वाले हैं। अरे केरल में पैदा हुआ आदि शंकराचार्य 32 साल में 2 बार भारत का दौरा करता है पैदल में, और चार अलग अलग जगह में मठ स्थापित करता है। इसका मतलब क्या है? सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत एक है, एक राष्ट्र है। हाँ, बड़े एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग राज्य हो, फेडरल सिस्टम किया हमने संविधान में। लेकिन मैं ऐसा कहते आ रहा हूं, मैं भी एक आर्टिकल भी लिखा था, our constitution envisages federal in form and unitary in content. So we may be having different states, but India is one union, India is one nation. इसलिए भारत का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी, इसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ से निकल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो इंडिया इज वन नेशन। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये क्या रणनीति है इंडिया अलायंस की कि वो उत्तर और दक्षिण को बांटने की बात करती है? इसके पीछे क्या सोच है? ये सोच क्या है, मतलब समझ में नहीं आता है प्रकारा जी, कि ये मोदी को द्वेष करना, मोदी के साथ साथ और देश का भी द्वेष करना शुरू कर दिया। देश अलग है, मोदी अलग है। मोदी इज ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया, इज ए ग्रेट नेशनल लीडर, लेकिन देश अलग है। देश हमारा सबका है। तो ये देश को बांटने का बात कहां से आई? ये बात कहां से आई? तो दिस इज ए सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ने इन्होंने भड़का रहा है देश में। ऐसा नहीं हो सकता है। तो यू कैनॉट प्रोवोक द पीपल टू गो अवे फ्रॉम इंडियन यूनियन। अरे 35 साल पहले मुझे स्मरण है, कर्नाटक में एक कोडगु करके हमारे एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, उन्होंने वहां का एक आदमी कोडगु शुड बिकम ए सेपरेट कंट्री करके मांग रहा था। क्या मतलब ये हंसने की बात है? ऐसा नहीं होने वाला है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो स्टेट कैन गो अवे फ्रॉम इंडियन यूनियन, नो स्टेट। तो ये डीके सुरेश ने ऐसा कहते हैं। ये आंडी मुत्तू राजा, क्या उन्हें वो डीएमके का नेता आंडी मुत्तू राजा कुछ कहते हैं। तो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो मोदी को द्वेष करो तुम,
यू हेट मोदी बट डोंट हेट इंडिया। ये क्या बिल्कुल, आपने बहुत मतलब है? महत्वपूर्ण बात ये हेमंत जी कही है कि आप भले ही मोदी से भले ही नफरत कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उस नफरत की आग में आपको देश की को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आपके साथ हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार। देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव, तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक, जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं तूफानी दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं दक्षिण भारत का। आज सुबह उन्होंने कन्याकुमारी में एक जबरदस्त रैली को संबोधित किया। इसके बाद केरल में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और उससे थोड़ी देर बाद वो तेलंगाना में एक रोड शो करने वाले हैं और अगले 2-3 दिन
दक्षिण भारत में तूफानी दौरा प्रधानमंत्री का जारी रहेगा और इसे नाम दिया गया है मिशन साउथ, पीएम मोदी का मिशन साउथ, क्योंकि 400 पार अगर एनडीए को जाना है तो दक्षिण भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत कुमार, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हेमंत जी, अगर हम तेलंगाना की बात करें, क्योंकि तेलंगाना में अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू होने वाला है, तो तेलंगाना में इस बार कितनी उम्मीद बीजेपी को नजर आ रही है? देखिए, मैं सर्वे देख रहा था जी। तेलंगाना में 17 सीट है टोटल कुल मिला के जी। एक सर्वे ने दिख रहा है कि 8 सीट आ सकते हैं करके। हाँ, वो CNN न्यूज 18 का सर्वे जो है उसमें, ये न्यूज 18 का सर्वे है जी। मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट नियर टू द ट्रूथ। एक सीट इस तरफ उस तरफ हो सकता है, एक सीट इस तरफ उस तरफ हो सकता है। 4-5-6 सीट तो मतलब इस पर आने वाला है, क्योंकि लहर ऐसा है। मैं एक कारण आपको बताना चाहता हूं कि किसी ने पूछा, मैं परसों 4-5 दिन पहले एक हिंदी चैनल ने मेरे से इंटरव्यू, मतलब इस बार उभर के आएगा। मैंने कहा कि देखो, राम मंदिर का विषय जनता का मन में बैठ गया है और उनको वो जानते हैं कि कौन किसका पक्ष में है। राम मंदिर के खिलाफ कौन है, राम मंदिर के पक्ष में कौन था, राम मंदिर के खिलाफ कौन था, तो उस आधार पर वो वोट करेंगे। इतना भक्ति भाव था जब जनवरी 22 को जब प्राण प्रतिष्ठान हुआ था पूरे देश में, पूरे दुनिया में, तो वो अभी सस्टेन किए हैं उन्होंने, अपने आप जनता ने किया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो what I want to tell you is this kind of atmosphere, pro Modi, pro BJP atmosphere. दूसरी बात, that will take BJP to almost to the 6-7 seats in Telangana. नंबर सेकंड फैक्टर क्या है? देखिए प्रकाश जी, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो द प्री रिक्विजिट क्या है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए राजनैतिक स्टेबिलिटी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो हम 10 साल में देख चुके हैं। स्टेबिलिटी और स्टैग्नेंसी के बीच में बहुत अंतर है। स्टैग्नेंसी क्या होता है? तो बदबू आता है स्टैग्नेंसी से, नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट लीड्स टू इकोनॉमिक, दैट ट्रिगर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दैट लीड्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उसको कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विद इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वो हमने 10 साल में देख चुके हैं। अब भारत आर्थिक प्रगति भी किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इतने सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इतने सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इतने सारे मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पूरे हो रहे हैं, इतने 1000 किलोमीटर हाईवेज बन रहा है। इसका मतलब है आर्थिक प्रगति हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति दोनों चल रहा है, तो इसको बदलने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। और विकल्प क्या है? मेरा खुद का मानना है कि तो जिस ओपिनियन पोल की मोदी, हेमंत जी, आप जिस सर्वे और ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा कांग्रेस को लेकर भी है। 6 सीटें बता रहा है, सिर्फ 6 सीटें। ऐसा चंद महीनों में क्या हो गया कि ये 6 सीटों पर आती दिखाई दे रही है कांग्रेस? मतलब ये ओपिनियन पोल है, मतलब ये कोई नतीजा नहीं है, ना ये एग्जिट पोल है, लेकिन ये जिस तरह का एक इशारा दिया गया है इसमें कांग्रेस को 6 सीटों पर लाकर, ये क्या वजह है इसकी आप देखते हैं? ये एग्जिट पोल भी नहीं है, एग्जैक्ट पोल भी नहीं है, ये हम पे ओपिनियन है। 1980 में, मैं दक्षिण भारत का आदमी हूं, मैं पूरा पॉलिटिक्स देखता हूं। मैं 1983 में पहली बार कांग्रेस हार गई, जो आंध्र प्रदेश में। जब वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों एक ही राज्य था, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश। एनटी रामाराव मुख्यमंत्री बनकर आए हैं तेलुगु देशम पार्टी का। अब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का मतलब ये कुछ नहीं हुआ। बीच में वही राजशेखर रेड्डी का सरकार आ गया था 5 साल, वो उनका दुर्घटना में उनका मौत हो गई, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। तो कांग्रेस टूट गई। जगन मोहन रेड्डी, जगन का अलग कांग्रेस, केसीआर अलग से चले गया, उनका तेलुगु देशम पार्टी का साथ उनका कहाँ है? हुआ। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं घूम गए, बोलो ना। कांग्रेस कहीं ना कहीं घूम गए,
आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो जब आपकी इसका जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 6 सीट दिए हैं, मुझे आश्चर्य की बात है कि 6 तक दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, लेकिन इसलिए दिए हैं कि कर्नाटक के साथ साथ जब तेलंगाना का चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, वो गारंटी के कारण वहां भी सत्ता में आ गया। रेवंत रेड्डी बन गए मुख्यमंत्री। यहाँ पर सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बना, उधर रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बना। तो सत्तारूढ़ पार्टी असेंबली इलेक्शन में सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए लोकसभा में। तो इसलिए हेमंत जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। तेलंगाना में मलकाजगिरी में जहां पर पीएम मोदी का रोड शो होने वाला है, वहां से हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रोड शो के पहले किस तरह की तैयारियां हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए प्रखर, हम जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी लोकसभा इसको मलकाजगिरी को कहा जाता है और यहाँ पर सुबह से ही हम देखें तो यहाँ पर पूरी तैयारियां जो की गई हैं, ये काफ़ी एक लंबा रोड शो यहाँ पर रखा गया है। मलकाजगिरी के शहर के अंदर जो बाजार का इलाका है वहाँ से होता हुआ ये रोड शो जाएगा। 2 से 2.5 लाख लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और सिर्फ मलकाजगिरी नहीं बल्कि आसपास के लोगों को जब पता चला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इलाके के अंदर आने वाले हैं तो दूर दराज के इलाकों से लोग अपने वाहनों से यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ना सिर्फ रोड शो, जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे दक्षिण भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से लगातार पूरे दक्षिण भारत के अंदर अपना दौरा कर रहे हैं। शुरुआत केरल से, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना, अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फोकस दक्षिण भारत के अंदर केंद्र सरकार की योजनाओं को इन इलाकों के अंदर करने का तो प्रधानमंत्री कर ही रहा है, लेकिन अब चुनाव का समय है, परीक्षा का समय है और इस परीक्षा को भी अच्छे नंबरों से पास करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का यही सबसे बड़ा मकसद है। आप अभी मलकाजगिरी में हैं, तेलंगाना में लगातार आप हैं, चुनावों की तैयारी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पर एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि लोगों के अंदर काफी उत्साह है। जी अनुज, आप मलकाजगिरी में हैं, आपके लोगों से बात भी हुई होगी। जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी को काफी अच्छा परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि तेलंगाना में होगा। और जब अमित शाह पिछले दिनों तेलंगाना पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि 12 सीटों का लक्ष्य उन्होंने दिया था। उसे लेकर कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है और बीजेपी की रणनीति अब तेलंगाना में क्या होती दिखाई दे रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार एक देश श्रेष्ठ भारत की बात लगातार करते रहे हैं, उन्होंने इसी बात को लगातार कहा है कि उनके लिए पूरा देश एक है, चाहे उनकी सरकार राज्यों के अंदर हो या ना हो, चाहे किसी दूसरे दल की हो। और यह बात हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने इस बात को शिखर देखा है कि कई हजार करोड़ की परियोजनाएं, लाखों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं पूरे दक्षिण भारत के इलाके के अलग अलग राज्यों को प्रधानमंत्री लगातार देते रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दक्षिण भारत में लगातार बढ़ती रही है। और आज तो प्रधानमंत्री ने इस बात को प्रखर कहा कि उन्होंने एक बार कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की थी और अब वो कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले वो कश्मीर थे और आज कन्याकुमारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार, जातिवाद और वंशवाद, उस राजनीति को खत्म करना है। एक नए तरीके की राजनीति जिसमें जनता की उम्मीदें पूरी होती हों, जिन नेताओं की, जिन सरकारों की नीति और नीयत लोगों के लिए, आम लोगों के लिए हो, ऐसी वो सरकार, ऐसी वो राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं भी पिछले 2 महीने से दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में प्रखर घूम रहा हूं। मुझे लगता है एक बड़ी उम्मीद दक्षिण भारत के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है अनुज, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर साहब भी जुड़ चुके हैं। रोशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। रोशन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो सवाल मैंने हेमंत जी से भी पूछा था और आपसे वही सवाल मैं दोहरा रहा हूं कि जो मिशन 400 के पार है एनडीए का और बीजेपी 370, ये बिना दक्षिण भारत के पूरा नहीं हो सकता। तो दक्षिण भारत में 2024 को लेकर बीजेपी और एनडीए को लेकर क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी के 2 गढ़ हैं। एक तो कर्नाटका है, अभी भी वहां 25 सीटें हैं, और दूसरा जो उम्मीद की किरण है वो है तेलंगाना।
क्योंकि तेलंगाना में पिछली बार में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी और उसके जो वोट परसेंटेज है वो 19% था। तो इसमें बड़ी उम्मीद है जो इस बार बीआरएस के करीबन जो 3 सांसद थे और भी बहुत सारे पार्टी के लोग छोड़ के आए, बड़े बड़े जो वहां महापंचायत के लोग थे, जिला पंचायत के लोग थे, वो तो आए, 3 सांसद भी आए थे जिनको बीजेपी ने अभी टिकट दिया है। तो इसलिए बीजेपी का फोकस है कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना में हम मैक्सिमम कितनी सीटें हम खींच सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में तो मिलेंगी बीजेपी को, तेलंगाना में खींच ले, फिर उनकी जो चिंता रह जाएगी वो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। तो इन राज्यों में बीजेपी कितना मैक्सिमम खींच सकते, क्योंकि बीजेपी ने 370 का आंकड़ा ही नहीं रखा है टारगेट, उन्होंने कहा है कि हमें 50% वोट भी लेना है। तो यानी अगर बीजेपी को तेलंगाना से, कर्नाटक से अच्छी सीटें मिल जाती हैं और आंध्र प्रदेश में जैसे उनका टीडीपी से और जो वहां के पवन कल्याण जो अभिनेता है उनसे समझौता हो चुका है, तो वहां कुछ मिलने की उम्मीद है। चाहे उनको 1-2 सीटें मिलेगी लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा। और तमिलनाडु में भी वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एनडीए की घटक दल पिछली बार थे उनके साथ, एआईएडीएमके और जो 6-7 क्षेत्रीय दल थे उनके साथ फिर एनडीए में वो लोग आ रहे हैं। तो इसलिए यहां भी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 2 सीटें उनको कम से कम तमिलनाडु से मिलेंगी। और केरल में भी जो केंद्रीय मंत्री उतारे गए हैं, 2 केंद्रीय मंत्री बिल्कुल, और एक उन्होंने अभिनेता उतारे हैं, तो इसलिए बीजेपी को अगर वहां से सीटें कम भी मिलती हैं लेकिन वोट परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो फोकस है प्रधानमंत्री जो बार-बार दक्षिण में जा रहे हैं, जहां आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे हैं रोशन जी, तो 2014 में बीजेपी को 2.78% वोट मिला था और 2019 में बढ़कर 15.64 हो गया। मतलब ये जिसको कहते हैं कि अगर वोट भले ही 15.64 कम लगे लेकिन 2.78 से 15.64 तक पहुंचना केरल में, ये एक बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें भी इंक्रीज होगा, इसलिए इंक्रीज होगा कि केरल में आरएसएस का बहुत जबरदस्त संगठन है, बहुत मजबूत संगठन है। तो आरएसएस अपना काम कर रहा है और वहां जो 2 केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने उतारे हैं और एक वहां के जो बहुत बड़े सुपरस्टार है सुरेश, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। तो इन बड़े लोगों के उतारने का जरूर असर होगा। ठीक, अगर वो, मुझे ऐसा तो लगता है, मेरी ये व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो त्रिवेंद्रम की दक्षिण सीट है, जो रूरल सीट है, वहां से हो सकता है कि ये सीट बीजेपी इस बार जीत जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कुल मिलाकर कि दक्षिण भारत चौंका सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत का जो वोटिंग पैटर्न है वो चौंकाने वाला ही रहा है। 77 में जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो है पूरे उत्तर भारत में हार गई थी, तब दक्षिण भारत से ही उन्हें आसरा मिला था। तो कभी भी चौंकाने वाले नतीजे दक्षिण भारत देता रहा है, उसका पैटर्न है। क्या इस बार चौंका सकता है? बिल्कुल चौंका सकता है। जैसे कि उत्तर भारत में भाजपा का जो मैक्सिमम सीटें भाजपा के पास है, तो 370 कहां से आएंगे? 370 तो दक्षिण से ही आएंगी, क्योंकि उत्तर भारत में तो ऑलमोस्ट बीजेपी के पास सैचुरेशन पॉइंट है और उत्तर प्रदेश में कुछ और सीटें। रोशन जी, मतलब एक राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली के गलियारों में खबर होती है जो आपने भी सुनी होगी कि एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं जो मक्खन पर लकीर खींचने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं पत्थर में लकीर खींचूंगा, मैं पत्थर पर लकीर खींचूंगा। तो ये पत्थर पर लकीर खींचना, क्या ये वो इस तरफ इशारा कर रहे थे दक्षिण भारत की तरफ की जो सबसे मुश्किल गढ़ है वो पत्थर है, मैं उस पर लकीर खींच के दिखाऊंगा? बिल्कुल। देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये बीजेपी के लिए पत्थर है। इसी पत्थर में ही उनको लाइन खींचने, रेखा खींचनी है। और आप देखें कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो प्रधानमंत्री ने जानबूझकर उन क्षेत्रों को चुना था जहां भगवान राम गए थे। वो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, चाहे रामेश्वरम रहे हो और कन्याकुमारी का जो इलाका था, धनुषकोडी का इलाका था, वो जानबूझ के। और इस बार जो नई संसद बनी, वहां जो सेंगोल रखा गया वो भी तमिलनाडु का ही है, चोल वंश का है। तो इसमें वो बार बार अपने आप को तमिल से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं कि मैं भी तुम्हारा ही हूं। तो इस कनेक्शन का जो भी काशी और तमिल संगमम हुआ था, उसका हमें एग्जाम्पल देखने को मिला। तो ये पत्थर की लकीर यही है जिसको वो खींचना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में भी भाजपा के हाथ में कुछ न कुछ लगने का। ठीक है, जहां तक हम केरल की बात कर रहे हैं तो हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केरल की 2 सीटें या 2 जो सीटें कह लें या 2 नेताओं का जो बीजेपी में आना है, उसमें के करुणाकरन पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बेटी पद्मजा आई हैं और ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी जो बीजेपी के अंदर आए और आज तो उनके इलाके में पीएम मोदी ने बहुत बड़ी सभा भी की है। इन 2 बड़े नेताओं का आना कितना फायदेमंद रहेगा बीजेपी के लिए? हेमंत जी, आपका माइक अनम्यूट है, उसको
म्यूट है उसको अनम्यूट कर लीजिए। जी हेमंत जी, आवाज आ रही है मेरी आपके आप तक? हेलो, हाँ आप सुन सकते हैं क्या? जी जी हाँ 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 आ रहा है जी बताइए। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए, ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने का संकेत क्या है मालूम है प्रकाश जी? मैं मानता हूं जी कि केरल की जनता जी ये हिपोक्रेटिक नेचर, पाखंडी नेचर को देख चुके हैं। ये एलडीएफ और यूडीएफ का क्या है, केरल में कुश्ती और दिल्ली में दोस्ती। ये मतलब ये नहीं हो सकता है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम और यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। बिल्कुल। तो इसलिए ये संकेत है कि जो बड़ा नेता के बेटा जो भी है, ए.के. एंटोनी इज अ वेरी टॉल लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। उनका बेटा छोड़ के यहाँ पर आ गया। ना केवल बड़े नेता थे बल्कि उनकी छवि बहुत साफ सुथरी थी। एग्जैक्टली छवि साफ सुथरी। और के करुणाकरन की बेटी पद्मजा, के करुणाकरन वाज द ट्रबल शूटर फॉर मिसेस इंदिरा गांधी। शी वाज द क्राइसिस मैनेजर इन कांग्रेस पार्टी। उनके बेटी तो बीजेपी में शामिल होगी। इसका मतलब है कि जनता पे, मैं पहले कहा था जी, जनता थक चुके हैं। ये एलडीएफ और यूडीएफ के दोनों का ये पाखंडी पॉलिटिक्स को देखकर थक चुके हैं। इस बार दे आर वेटिंग फॉर द विफ ऑफ ए फ्रेश एयर। एक नया गुणात्मक हवा आना चाहिए, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले हैं। जैसे मेरे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने कहा था कि 2% से 15% तक ये कोई कमी नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी फैंटास्टिक अचीवमेंट। लेकिन वो वोट सीट के ऊपर मतलब असर पड़ना चाहिए। इस बार तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया मात्रा में, बड़ी संख्या में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी केरल में। देखिए केरल की राजनीति जो है वो धर्म पे बहुत टिकी रही है। हमने देखा है कि किस तरह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस का गठबंधन किस तरह की राजनीति करता है। लेकिन एक समीकरण, क्योंकि जब हम भारत की राजनीति की बात करते हैं तो इसमें जात का भी जिक्र आता है, धर्म का भी जिक्र आता है। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि जो ईसाई मतदाता हैं और जो हिंदू मतदाता हैं उनके बीच में एक तालमेल बन रहा है और शायद केरल चौंकाने वाले नतीजे दे दे? क्योंकि आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि केरल की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि चर्च का पादरी भी सुरक्षित नहीं है। और बाकी हम देखते रहे लव जिहाद के जो मामले आते रहे, वो कैसे उसके अंदर ईसाई समाज भी पीड़ित रहा। तो क्या एक नया कुछ युग बनता हुआ दिखाई दे रहा है केरल के अंदर? प्रकाश जी, आज प्रधानमंत्री ने एक महिला समावेश 3 महीने पहले एक युवा समावेश को, पॉलिटिक्स पोलराइजेशन है यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में, जहां पर मर्डरस पॉलिटिक्स चल रहा है, वहां पर 2 लाख युवा आते हैं। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ क्वालिटेटिव चेंज। लेकिन एक बात, मतलब इट इज नॉट कम आउट इन अ बिग वे, लेकिन असर पड़ रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, जमीनी पर। एक 8 महीने पहले एक 500 पादरियां केरल के एक शहर में एक बैठक की थी। भारतीय जनता पार्टी के बैनर के अंडर नहीं की थी। नेशनलिस्ट क्रिश्चियंस, राष्ट्रवादी क्रिश्चियंस के मंच के मतलब उस आधार पर उन्होंने एक की थी कि वी हैव टू ब्रिंग इन ए फ्रेश एयर इन केरला पॉलिटिक्स, अवे फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी, अवे फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे नहीं किया सभा, लेकिन राष्ट्रवादी क्रिश्चियन की बैनर के अंदर किया था। तो इसका मतलब है केरल में भी एक बदलाव आने का संकेत हो रहा है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट इन केरला। अब वो ऊपर उभर के आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ रोशन जी भी हैं। रोशन जी, जो हम दक्षिण भारत की बात करते हैं और दक्षिण भारत में बीजेपी की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो एक चेहरे के बिना ये बातचीत कभी पूरी नहीं हो सकती, और वो चेहरा है अन्नामलाई का। जो तमिलनाडु में जो अन्नामलाई जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और वो हम उसका असर भी देख रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली में जिस तरह का उत्साह नजर आ रहा था, तो किस तरह से वो स्थानीय नेतृत्व दे रहे हैं और क्या परिवर्तन के संकेत अन्नामलाई के नेतृत्व के जरिए मिल रहे हैं? देखिए, हमने तमिलनाडु में इससे पहले पोन राधाकृष्णन का जो नेतृत्व देखा था जी, लेकिन जब से अन्नामलाई आए हैं तब से वहां बीजेपी में जान आ गई है।
वो इतने एग्रेसिव हैं, उन्होंने जो डीएमके के खिलाफ वहां आंदोलन किया है और उन्होंने जो यात्रा निकाली थी, लगातार उनकी यात्रा चली है। और अभी प्रधानमंत्री ने पिछले महीने उस यात्रा का समापन किया था। 2 यात्रा थी, केरल में और एक तमिलनाडु में, उसका समापन हुआ था। वो गजब की उन्होंने कांग्रेस में वहां उन्होंने बीजेपी में जान फूंक दी है। और इसलिए आप वहां देख रहे होंगे कि एक तो बीजेपी ने अभी वहां जो अपने कैंडिडेट उन्होंने खड़े करने हैं, और जो उन्होंने जो क्षेत्रीय दल जो एआईएडीएमके और उनके साथ जो 7 छोटे छोटे दल है, उनके साथ तो अपने अभी फाइनल बातचीत होनी है, उनका गठबंधन हो गया। तो इस गठबंधन के कारण जो डीएमके के खिलाफ वहां माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसका बीजेपी और जो एनडीए के घटक दल है उनको जरूर उनको जो बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पिछले चुनाव में 39 में से 38 सीटें डीएमके के पास है, तो उसमें उतार ही होना है, चढ़ाव तो होना नहीं है। तो उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर। ठीक है, मैं आपको रोशन जी रोकना चाहूंगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मामला जो सामने आया, उसमें बड़ी खबर सामने आई है कि सीएम केजरीवाल को सेशंस कोर्ट से झटका लगा है। सीएम केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ट्रायल कोर्ट के सम्मन पर रोक लगाने से सेशन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के सम्मन पर रोक लगाने की मांग की थी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि केजरीवाल को अब सेशंस कोर्ट से झटका लगा है और उन्हें अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा यह मामला है। सीएम केजरीवाल को कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। ट्रायल कोर्ट के सम्मन पर रोक लगाने का सेशन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। ईडी के सम्मन पर यह रोक लगाने की बात की गई थी, लेकिन इसे इनकार कर दिया गया है। ठीक है, हमारे इस मामले में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास जी बताएं। बिल्कुल प्रखर, इसमें याद करें आपकी ईडी ने लगातार कई बार अरविंद केजरीवाल को समन किए थे, 7 समन किए गए थे और फिर भी वो पेश नहीं हो रहे थे। तब ईडी ने आखिर में एक एप्लीकेशन मूव की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में कि केजरीवाल को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो इस मामले में पूछताछ में सहयोग करें। उस वक्त भी वो ईडी के समन के ईडी की याचिका पर जब सुनवाई हुई तब भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। और क्योंकि उस वक्त विधानसभा का इन्होंने सत्र बुला लिया था, बजट सत्र बुला लिया था, और मजिस्ट्रेट कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, एसीएमएम की कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि बजट सत्र चल रहा है वरना मैं जरूर आता। ये उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने कोर्ट को कहा था। इसके बाद आप देखें कि उन्होंने सेशंस कोर्ट में याचिका मूव कर दी। हालांकि वहां उन्होंने कहा था कि बजट सत्र खत्म होने के बाद वो आएंगे, लेकिन जैसे ही बजट सत्र खत्म हुआ है उसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल की और ये कहा कि मजिस्ट्रेट के उस आदेश पर रोक लगाते, जिसमें उनको 16 मार्च को पेश होने के लिए मजिस्ट्रेट एसीएमएम कोर्ट ने कहा था। तो उसी सेशंस कोर्ट, उसके खिलाफ जो सुनवाई चली सेशंस कोर्ट में कल और आज दोनों दिन मिलाकर के, उस पर अब ये आदेश आ गया है कि उनको केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होना होगा। तो जाहिर है जब उनको पेश होना होगा तो उनको फिर ईडी की पूछताछ में भी शामिल होना होगा और वहां पर ये बात कोर्ट के सामने रखी जाएगी कि आखिर वो ईडी की पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हो रहे और आगे आने वाले दिनों में किन किन तारीखों पर उनको पेश होना है ईडी की पूछताछ में। ये कोर्ट आदेश कल दे सकता है अगर उनको अब कोई और राहत नहीं मिलती है तो ये उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि केजरीवाल को विकास 8 सम्मन दिए गए, पूरे 8 सम्मन, वो एक भी बार पेश नहीं हुए, ईडी से बचते रहे। अब उनकी मुश्किलें इस केस में कितनी बढ़ जाती है? देखिए, उनको अब पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। ईडी अगर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है तो जैसा हमने देखा है बाकी मामलों में ईडी हिरासत में ले लेती है किसी से भी पूछताछ करने के बाद, और फिर जाहिर है आप देख सकते हैं कि सिसोदिया लंबे समय से ईडी की पूछताछ का सामना भी कर रहे हैं और उनको जमानत भी इस मामले में नहीं मिल रही है। 1 साल से ऊपर का मामला हो चुका है और तो जाहिर है गंभीर मामला है और खतरा उनके लिए उतना ही है जितना बाकी लोगों के लिए, चाहे वो संजय सिंह थे। हालांकि अभी तक आप देखें कि ईडी ने किसी भी समय पर ये नहीं कहा कि वो उनको आरोपी के तौर पर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल खुद ये कहते रहे हैं कि ईडी मुझे गिरफ्तार करने जा रही है, इसीलिए उन्होंने पिछले 7 समन को अनदेखा किया। और जब उनको बिल्कुल ये हो गया कि अब कभी भी ईडी उनको पूछताछ करने के लिए और एनबीडब्ल्यू वगैरह इस तरह की कोई कोएर्सिव और एक्शन ले सकती है तो बजट सत्र दिल्ली का आ गया। उस वक्त हम जानते हैं कि देखिए जब कोई भी विधायी कार्य कामकाज चल रहा होता है तो अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती हैं। हमने हर जगहों पे देखा है जब तक तो बहुत ही संगीन अपराध इस तरह का ना हो। ये हालांकि इसमें
ईडी ने वेट किया कि कोर्ट क्या कहता है इस मामले में। तो कोर्ट ने भी, आप देखें, जो एसीएमएम कोर्ट था उसने मोहलत दी थी केजरीवाल को कि आप 16 मार्च को आइए, बजट सत्र खत्म होने के बाद। ये उनका खुद का कमिटमेंट भी था कि वो 16 मार्च को आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर वो सेशंस कोर्ट गए कल। सेशंस कोर्ट में लंबी सुनवाई चली कल भी और आज भी। उनके वकील ने कहा कि अगर शनिवार को वो पेश नहीं होंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाए, आसमान गिर जाएगा। और ये एक तरीके के ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है ईडी की तरफ से। वो उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। लेकिन सेशंस कोर्ट इन दलीलों से सहमत नहीं दिखा। संभव है जो मुख्यमंत्री केजरीवाल के जो वकील हैं राजीव मोहन और रमेश गुप्ता, इन्होंने किस तरह की दलीलें रखी केजरीवाल के पक्ष में? बिल्कुल, उन दलीलों में देखिए कोई फैक्ट की हम बात करें तो कम थी, और उन्होंने इस बात को ज्यादा रेखांकित किया कि राजनीतिक कारणों से अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। वो बहुत सरल आदमी है, आम आदमी है, वो कोई खास व्यक्ति नहीं है। वो पैंट शर्ट पहनते हैं, सूट भी नहीं पहनते हैं। तरह तरह की दलीलें दी गई कि वो कोई बहुत विशेष व्यक्ति नहीं है जिनको इस तरह से। जाहिर है ये सब दलीलें तो नहीं चल पाई होंगी कोर्ट में। बिल्कुल, सेशंस कोर्ट देखिए लंबी सुनवाई के बाद, 2 दिन की सुनवाई के बाद ये आदेश दिया है कि उनको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो उनको पहली तारीख 16 मार्च की तारीख पर अपीयर होने के लिए कहा था, उसका उनको पालन करना होगा। और आप ये देखें कि कल 10 बजे तक जाना है उनको पिछले आदेश के हिसाब से। तो अब कोई बहुत बड़ी उनके पास विकल्प बचते नहीं है। मतलब अगर 10 बजे तक उन्हें जाना है तो इसका मतलब हम ये मान लें कि अब कोई बड़ी अदालत में जाने का कोई विकल्प उनके पास नहीं है। अभी भी कुछ ऐसा कानूनी पेच वो चल सकते हैं, या फिर एक बार पूछताछ से बच जाएं, एक बार फिर पेशी से बच जाएं? जी, दिखता अब प्रखर ऐसा ही है कि कोई अब ऐसा विकल्प नहीं है। शनिवार को हाई कोर्ट बंद होता है। कोर्ट का आदेश अब आ चुका है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। कल उनको इस पूछताछ में शामिल होना है। अब पूछताछ में शामिल होने के साथ साथ वो कहीं अगर एप्लीकेशंस मूव करने लगे, वो कल उनका रुख साफ हो पाएगा। लेकिन विकास, एक बार मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा कि पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी? सुबह 10 बजे जब वो कोर्ट में पेश होंगे तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है? जाहिर है कोर्ट सबसे पहले उनसे ये पूछेगा कि वो अब तक शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि अब पिछली तारीख की जो सुनवाई थी उसमें कोर्ट ने उनसे कोई भी बहुत सवाल जवाब नहीं हो सके। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे, लेकिन क्योंकि वो औपचारिक तौर पर कोर्ट के सामने नहीं थे तो कोर्ट ने उनसे कोई बहुत ज्यादा बातचीत कोर्ट से उनकी नहीं हुई। उन्होंने इतना जरूर कहा, कोर्ट ने ये जरूर कहा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उनको कि वो पेश हों, तब कोर्ट ने कहा था कि कोई किसी भी पूछताछ में अगर जांच एजेंसी किसी भी व्यक्ति को बुलाती है तो उसको जाना चाहिए। कोई वजह कोर्ट को इस नहीं दिखी साफ कि आखिर क्यों 7 समन के बाद भी, क्योंकि तब तक 7 ही समन हुए थे, 8वां समन उसके बाद हुआ है उनको। कोर्ट का ये कहना था कि 7 समन के बावजूद आखिर वो क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो विधानसभा सत्र का जैसे ही उन्होंने हवाला दिया तो कोर्ट ने बहुत ही सीमित सुनवाई को सीमित रखते हुए सिर्फ केजरीवाल के खुद के स्टेटमेंट को कि वो 16 मार्च को आने के लिए तैयार हैं, उसको रिकॉर्ड किया और ये कहा कि वो ठीक है, वो 16 मार्च को अपीयर हो। इसके बाद ईडी एक और शिकायत के बाद भी दोबारा गया था इसी कोर्ट में, एसीएमएम में, और फिर वही आदेश एसीएमएम कोर्ट ने दिया कि 16 मार्च को दूसरे मामले में भी वो पेश हो। तो 2 शिकायतें आप कहें ईडी की जो है उनके बाद कोर्ट ने उनको 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। कल वो जाएंगे, कोर्ट जाहिर है कल उनसे सवाल जवाब जरूर करेगा जैसे जब भी वो कोर्ट आते हैं कि आखिर वो किसी भी पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये प्रखर हो सकता है कि फिर वो बाद में हवाला दें कि वो सीएम है, बिजी है, मसरूफ है, तो उनके कन्वीनियंस के हिसाब से क्या डेट्स हो सकती हैं, ये भी कोर्ट उनको विकल्प दे सकता है कि नजदीकी किन किन दिनों में वो ईडी की जांच में शामिल हो सकते हैं। वो खुद ही ये बात बताएं, जैसा कि उन्हें पिछली बार भी मौका दिया गया था। तो इसकी भी संभावना है। ठीक है, अगर हम पूरे शराब घोटाले की बात करें और ताजा जो झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, तो इस पूरे शराब घोटाले में कितना बड़ा मोड़ अब जांच में आ सकता है? देखिए, इस जांच में अब कहें तो आम आदमी पार्टी के हिसाब से तो सबसे बड़ा मोड़ अब यही है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं वही जांच के दायरे में हैं। अब ईडी को ये इस पूछताछ के बाद औपचारिक तौर पर, क्योंकि जांच एजेंसी जाहिर है अपनी जो भी अब तक की जांच प्रगति है उसकी सारे हिस्से पब्लिक नहीं करती है कि वो कहाँ तक पहुंची है। जैसे जैसे जांच में वो आगे बढ़ रही है, जिन जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है उनसे पूछताछ हुई, कुछ को विटनेस के तौर पे बुलाया गया। और दूसरा यहाँ पे सबसे अहम बात है। विकास,
ठीक विकास, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली शराब घोटाले में एक तगड़ा झटका लगा है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।